एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है और आप उन्हें ठगने का काम कर रहे हो कि देखो देखो ये, तो उसको एक पॉलिटिकल रूप देना गलत था। ये मैंने भी देखा था कि दानवीर मीनू बेनीवाल, तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोच रही थी कि दानवीर को एक ही जगह मिली, कुछ एक निर्धारित राशि अगर किसी के घर में जाती है तो वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हाल ही में ऐलनाबाद उपचुनाव हुए जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला जो है उन्होंने जीत दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। लगातार चौथी बार विधायक बनने वाले पहले जो है वो इनेलो परिवार के सदस्य बन चुके हैं और लगातार तीसरी बार एक ही जगह से उपचुनाव जीतने वाले जो है वो कैंडिडेट भी जो है वो नेता भी बन चुके हैं। चलिए, उसके बाद जो है किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। चर्चाएं चल रही थी कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होगा, लेकिन किसान आंदोलन खत्म हो गया, कानून वापस हो चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए सुनैना चौटाला मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इनेलो की महिला प्रधान महासचिव हैं। उनसे बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती हुई इनको दिखाई दे रही है, क्योंकि पीछे एक सीट पे ही सीमित रह गई थी। तो आने वाले समय में क्या 1 से 11 होगी, 21 होगी, 41 होगी, या फिर 1 पे रहेगी, या 5-7 बढ़ेंगी? तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सुनैना जी, एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी, वो भी इस्तीफा देने के बाद 0 हो गई थी। उसके बाद एक सीट, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी एक सीट हासिल करने के लिए। इस पे सबसे पहले तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए जो आपने मुझसे सवाल किया कि बड़ी मशक्कत करके एक सीट हासिल करनी पड़ी, तो मशक्कत तो विपक्षियों ने की, सत्ता पक्ष के लोगों ने की कि ये एक सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल को हरा दी जाए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल आगे से और ज़्यादा मजबूती से सामने आई, क्योंकि जो वोट बैंक है वो 9000 प्लस हुआ है। तो इसलिए मशक्कत तो उनकी लगी। और दूसरा रही बात इंडियन नेशनल लोकदल का आगे का, तो आपको मैं ये बता दूं, ये वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा 1 से 100 करना सीखा है। तो हमारे लिए 1 से 90 करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम मेहनत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। आज लोगों का मन है, आए दिन पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में पुकार के कह रहे हैं कि चौटाला साहब का राज दोबारा आना चाहिए। सुनैना जी, अगर बात करें तो अभी चुनाव में आपने कहा कि 9000 वोट जो है वो प्लस हुए हैं, लेकिन जीत का मार्जिन जो है वो तो पहले से कम रहा है। तो इसमें आप कहाँ देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये नहीं है कि इनेलो के खिलाफ जो है वो लोग हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल लोग जो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे, उन दोनों से फेड अप हो गए थे। और फिर इन्होंने एक स्ट्रेटेजी से काम किया कि क्यों ना मिल जाए, ताकि इंडियन नेशनल लोकदल को कहीं ना कहीं हम हरा पाए। आपने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का भाषण सुना होगा, आपने कवर भी किया होगा। उन्होंने एक बात बड़े स्टेज पे बोली थी कि कांडा तो मेरा मित्र है। तो आप समझिए वो इशारा करके गए थे। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त हो गई। आप ये सोचें कि कहाँ वोट बैंक कहाँ से कहाँ गया है। इंडियन नेशनल लोकदल में तो आस्था लोगों की बढ़ी है, कांग्रेस से आस्था खत्म हो चुकी। और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास जो सरकारी तंत्र उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने पैरामिलिट्री फोर्स, हर एक सरकारी नुमाइंदे से उन्होंने पैसे तक बंटवाए हैं, लोगों को खरीदने का काम किया और बहुत सारे घपले करके, और वो इतना वोट लेके जाने के बाद भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूती से एक चट्टान की तरह उभर के सामने आई है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बीट नहीं कर पाई, विपक्षी पार्टियां एक होकर के। बिल्कुल, आप चार पार्टियां लगी हुई थी। देखो, हुड्डा साहब कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी और अलोपा सब मिलके भी इंडियन नेशनल लोकदल के सामने खड़े तक नहीं हो सकते। ये ऐसी, आप बताऊं, ये तो ऐसी आंधी बन गई है पूरे हरियाणा प्रदेश में। आज अभय सिंह जी चौटाला को जगह जगह से, ना केवल हरियाणा बल्कि यूपी से भी, ये
कह के सम्मानित किया जा रहा है कि आपने एक किसान आंदोलन में मिसाल कायम कर दी। और ये जो पूरा इलेक्शन जो था ये किसानी के ऊपर था, किसानों की जीत हुई है। क्योंकि इस आंदोलन, ये जो आंदोलन था, अगर ये यहाँ से नहीं जीत पाते इंडियन नेशनल लोकदल, तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान के जो ये काले कानून वापस नहीं लेती। इन्होंने देखा कि किसानी के पक्ष में हमने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी किसान की जीत हुई है, इसलिए इनको घुटनों के बल आना पड़ा और अपने काले कानून वापस लेने पड़े। ठीक है, अभी यही सवाल मैं करने जा रहा था। अभी ये जो वापस लिए हैं कानून, हालांकि सरकार के साथ किसानों की पहले कई दफ़ा बातचीत हुई, 10-11 दौर की बातचीत हुई, उसमें कोई भी समझौता नहीं हुआ। किसान जो कह रहे थे वो सरकार नहीं मान रही थी, सरकार जो कह रही थी वो किसान नहीं मान रहे थे। लेकिन अब एकदम से अचानक से ये एक प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं और ये कह देते हैं कि हमने वापस लेने का ऐलान कर दिया, वापस लेने का फैसला ले लिया है। तो इस फैसले को लेकर के आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं कोई संदेह आप जताना चाहेंगे इस फैसले को? देखिए, संदेह केवल इतना है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं और जो इनका पूरा सरकारी कैडर है, इनका आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिक्टेटर के नीचे कार्यरत हैं। आपने देखा होगा आंदोलन के दौरान प्रत्येक बीजेपी के नेता, प्रत्येक जेजेपी के नेता, इनका एक बयान आता था कि आंदोलन वापस नहीं होते हैं, आंदोलनों में संशोधन होता है। कोई कहता था राबड़ी पी के सो जाओ, हाँ कानूनों में संशोधन होता है, और कोई कहता था राबड़ी पी के सो जाओ, कानून वापस नहीं होंगे। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का भी यही बयान था कि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि उन्होंने यहाँ तक आदेश दे दिए थे कि आप लोग भी डंडे उठा लो, बीजेपी के जो किसान हैं वो डंडे उठा लो, ये कर लो। हालांकि कानून वापस जो हुए हैं वो एक किसान ने अपनी कितनी शहादतें दी, और किसान एक बहुत मजबूत कड़ी है इस हिंदुस्तान में। किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ किसान ने बखूबी सरकार को बता दी कि कानून तो किसानों के हिसाब से ही बनेंगे, और अगर हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की जाएगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, वो अपने एमएलए एमपीज़ के ऊपर डिक्टेटरशिप करते हैं, और ये एक उन्होंने सबूत दिया है बिना किसी खबर के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी मीटिंग के, एकदम से आके ऐलान कर दिया। यही ऐलान किया कि कानून लगेंगे, तब भी यही बात हुई, और कानून वापसी में भी यही दर्शाया गया। यानी कि बीजेपी के नेता तो कह रहे थे कि वापस नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे, और इधर से प्रधानमंत्री जी आकर के एकदम से वापस ले गए। रात में आके उन्होंने एक बता दिया कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, और मैं मेरा जो दिल करता है मैं वैसे कर सकता हूँ। यानी कि एमएलएज एमपीज़ की आज लोकतंत्र में जहाँ वैल्यू होनी चाहिए, उनकी कानून बनाते वक्त भी एक सलाह होनी चाहिए थी, और कानून रद्द करते वक्त भी एक सलाह होनी चाहिए थी, वो उसका नामो निशान नहीं है। ठीक है, सुनैना जी, अब अगर बात करें तो आने वाले समय में इनेलो जो है वो क्या ऐसी मुहिम चलाएगी जिससे कि लोगों को अपने साथ जोड़े, क्योंकि फिलहाल अगर बात करें तो केवल एक सीट पे इनेलो खड़ी हुई है। देखिए, बात सीट की अगर करें तो एक है, लेकिन वहीं उससे ज़्यादा कहीं एक चर्चा जो है लोगों के दिलों में आज जगह, जिस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल का विघटन हुआ उस वक्त ये कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास चला गया था कि भी जो नई पार्टी बनी है जेजेपी, वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों का भलाई का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया, और लोगों को एक धोखे का सामना करना पड़ा। जो लोग धोखा खा के बैठे हैं उन लोगों को आज इंतज़ार है कि इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि उनका स्वयं का परिवार है, कि हमारे परिवार में ही हमारी वापसी होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला सत्ता में कम रहे, विपक्ष में ज़्यादा रहे। उसका कारण एक यही रहा कि हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाई। आज भी जब चाहे एक सीट थी, लेकिन इस्तीफा अगर किसी ने दिया तो इंडियन नेशनल लोकदल के एमएलए ने दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को अब समझ आ गई
कि अगर कहीं नौकरियों से लेके और जिस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही वहाँ किसानों से लेके मुआवजे से लेके और गरीब जनता के जो स्कूल में पढ़ाई से लेके मतलब हर चीज़ के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी नीतियाँ लेके आती है। आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ दें, भविष्य में भी ऐसी नीतियाँ लेके आएंगे जिससे कि जो सपना आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का था कि हरियाणा प्रदेश के लिए, जैसा कि ओम प्रकाश जी चौटाला अपने हर भाषण में कहते हैं कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों का हरियाणा बनाना चाहते हैं। और उनका स्वप्न जो था वो था कि C2 का फार्मूला किसानों को मिले, गरीब आदमी को हर वो सुविधा मिले जो सरकार दे सकती है। बीच में आप देखेंगे कि अभी मैं कल ही जाके आई हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं हर जगह, आपने सुना भी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में वो धरने पे बैठी हैं। उनसे भी वायदा खिलाफी सरकार ने की है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मतलब एक महिला को एक कार्य देना और क्योंकि निपुणता उनकी होती है कार्य में, उसके आधार पे उनको वेतन देना। उनको वायदा तो किया था कि आपको पक्का भी करेंगे और आपके वेतन में भी बढ़ोतरी करेंगे, उनको भी ठगा है। इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाएगी और जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी, महिला शक्ति के लिए, मैं महिलाओं का, क्योंकि मेरे पास दायित्व महिलाओं का है पार्टी की तरफ से, तो महिला शक्ति के लिए वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि एक गांव की महिला को किस तरीके से आगे के पटल पे लाया जाए। उनमें हर एक महिला में एक टैलेंट होता है, उसके टैलेंट को निखारा जाए। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और जो चूल्हे तक सीमित रह जाती हैं, जिनको घरों में कई जगह ऐसा होता है कि 5 रुपए भी दे खाने को नहीं मिलते, उन महिलाओं के लिए हम एक कुछ राशि मुहैया कराएंगे, महीने की महीने उन्हें मिले, जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ताकि वो महिलाएं अपने पसंद की कुछ चीज़ें जो लाना चाहते हैं वो ला सकें। तो ये तमाम चीज़ें लेके हम गांव-गांव आगे की जो हमारी जो एक रहेगा वो गांव-गांव जाके प्रत्येक महिला से मैं मिलना चाहूँगी। और वही पिताजी के भी, अभय सिंह जी चौटाला के भी, और हमारे जो युवा हैं उनके भी प्रोग्राम हम बनाएंगे और पूरे हरियाणा में हर गांव में जाके अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। एक समय में चर्चा चली थी, चर्चा क्या, ये तो सत्य ही हुआ था कि इनेलो का विघटन हो चुका है, इनेलो दो फाड़ हो चुकी है, जननायक जनता पार्टी बन चुकी है। लेकिन इस बार जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से पहले एक चर्चा ये चल रही है, दुष्यंत चौटाला का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक फोटो वायरल धड़ल्ले से किया जा रहा है कि इनेलो और जजपा एक हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान भी आ चुका है कि गद्दारों के हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है या धोखेबाजों के, ऐसा कुछ आया था। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये चर्चाएं सही है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने अपना एक बाइट भी दिया था, मैं फेसबुक पे मैंने एक ही बात बोली थी कि क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो लोग चले गए थे वो अपने आप को ठगा महसूस करें, वो लोग वापसी पे हैं, वो लोग अपने घर में वापसी करें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल उनका घर है। तो अब उनको जब ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर रह के बहुत मुश्किल है कार्य करना और बहुत मुश्किल है किसी भी कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाना, यहाँ तक कि नौकरियाँ भी नहीं है, बेरोजगार बच्चे बेरोजगारी में जी रहे हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। वहीं शिक्षा का जो स्तर है वो निरंतर नीचे जाता जा रहा है और उल्टे के लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा के टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं। कभी तेल महंगा हो जाता है, कभी सिलेंडर महंगा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के चलते उन्होंने ये महसूस किया, घुटन होने लगी। वो अब इंडियन नेशनल लोकदल में खुली सांस लेने के लिए आना चाहते हैं। और जिस वक्त ये महसूस कहीं ना कहीं जेजेपी ने भी किया कि अब हमारा जो है ज़मीन खिसकती जा रही है, कैडर खिसकता जा रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके कैसे रोके, क्योंकि रैली सिर पे थी, फिर किसी ना किसी तरीके से रैली बड़ी करके और सरकार को भी आंख दिखाने का काम करें, बीजेपी को भी, और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनको भी रोकने का काम हम कर पाएँ। ये एक कोशिश थी उनकी जो कि कामयाब नहीं हुई। ऐसे तो सामाजिक तौर के ऊपर जहाँ पे भी मिले, अगर परिवार मिले तो पाँव के हाथ लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको पब्लिश करना
उसको एक पब्लिश करके उसको इतना ज़्यादा दिखाना, वो एक बात है कि आप लोग एक बुजुर्ग को ठग रहे हो। फिर से एक बुजुर्ग है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है और आप उन्हें ठगने का काम कर रहे हो कि देखो देखो ये, तो उसको एक पॉलिटिकल रूप देना गलत था। सामाजिक रूप में वो एक बहुत अच्छा एक संदेश है, भी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, सामाजिक रूप से वो ठीक है, लेकिन उसको पॉलिटिकल रूप देने का काम जो जेजेपी ने किया वो एक बिल्कुल गलत बात थी। जेजेपी की जो रैली हुई झज्जर में अभी हाल ही में स्थापना दिवस के अवसर पर, तो इस रैली को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि उस रैली की थी या किसी और रैली की थी, एक क्लिप भी वायरल हो रही थी। दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के कान में कह रहे थे कि कह दीजिएगा कि ये काम जो है इस हल्के से इतने काम आए वो हमने करवा दिए। देखिए, इसके बारे में मेरे ख्याल प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लोग सब कुछ देखते हैं, लोगों को पता है। आज जो ये कहा गया था कि 10,000 20,000 बाइक्स आएंगी या भी लाखों की संख्या में लोग आएंगे, ऐसा कुछ जो लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष जो थे उनका कहना कि ऐसा कुछ नहीं था। और रही बात, चलो रैली करना एक लोकतंत्र है, हर पार्टी का अधिकार है, वो करें, अच्छी हो बुरी हो वो लोगों पे डिपेंड है भी कैसी होती है। लेकिन इतना मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो भाषा शैली का इस्तेमाल स्टेज से हो रहा था वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शा रहा था कि रैली में भीड़ कम है। ये एक जो चीज़ लोग महसूस कर रहे थे कि बोले इतना फ्रस्ट्रेट होकर अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब रैली कामयाब नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में एक आखिरी सवाल करूंगा। आने वाले समय में आपने बताया कि महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, और अगर यहाँ पे लोकल की बात करें और SYL का मुद्दा एक लगातार अभय सिंह चौटाला जी लगातार उठा रहे थे, तो उस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, अब SYL का पानी भी तो लाना है अपने हरियाणा में, इसको लेकर के इनेलो या आपकी तरफ से क्या प्रयास किया? देखिए, ये हमेशा से प्रयासरत हैं और SYL के लिए जो आदेश भाई साहब देंगे वहाँ पे महिला शक्ति उनको खड़ी मिलेगी और आगे खड़ी भी मिली है। बात एक SYL की नहीं, आज हर वर्ग की है। आज गरीब से गरीब आदमी बहुत दुखी है, परेशान है महंगाई की मार से, और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से आज घोषणाएं हो रही हैं, आप ये देखिए, बुढ़ापा पेंशन जो एक हमारे बुजुर्गों का सम्मान जो निर्धारित किया गया था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, उसको भी छीनने की एक मुहिम शुरू कर चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी। उसमें भी इन्होंने एक कह दिया कि 1 लाख से ऊपर अगर होगी तो, तब क्या लोगों के घरों में बच्चे कमाते नहीं थे? कमाते तो तब भी थे उस हिसाब से, और उस जमाने के हिसाब से वो एक सम्मान राशि थोड़ी जो निर्धारित की गई थी, आज बुजुर्गों से वो भी छीनने के ऊपर सरकार। कल को मैं इस चीज़ के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि बुजुर्ग तो मुझे भी होना है, मैं भी इस चीज़ के लिए चिंतित हूँ कि एक जो सम्मान बुजुर्गों को मिलना चाहिए वो वापस नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक घोषणा और हो चुकी है कि आरक्षण भी कुछ एक निर्धारित राशि अगर किसी के घर में जाती है तो वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो मैं समस्त हरियाणा वासियों से कहना चाहूँगी कि आप चेत जाएं, हमारे जो हक हैं उनके ऊपर डाका डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। SYL का मुद्दा तो हमें सॉल्व करना ही है, वहीं ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर भी ध्यान देना है। आज युवा इतना परेशान है, अगर पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाते हैं, और कहीं जो नौकरियां हैं वो पेपर के नाम पे नौकरियां बेची जा रही हैं, पेपर खाली छुड़वाए जा रहे हैं, धांधलियां चल रही हैं, पैसे बटोरे जा रहे हैं। अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसके पैसे हमें पे करने पड़ते हैं। आज जो बच्चे को यमुनानगर वाले का तो डबवाली में सेंटर आता है, डबवाली वाले का सोनीपत में सेंटर आता है, तो ये जो किराया जो लोगों के पॉकेट पे जो बोझ है, इसके ऊपर भी इन तमाम चीज़ों के लिए युवा जो कल है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कल प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं समय समय पर इंडियन नेशनल लोकदल इन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाएगी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जिस दिन सत्ता में आएगी ये तमाम जो परेशानियां इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। मैम, एक जननायक जनता पार्टी से अभी याद आया, मीनू बेनीवाल जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, और वो जो है वो एलनाबाद विधानसभा में करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो गांव के लोगों को दे रहे हैं। अब तक जो है शायद वो सैकड़ों करोड़ उन्होंने दे भी चुके हैं, क्योंकि मैंने खुद ने 1-2 प्रोग्राम उनके कवर किए हैं।
तो नीचे से लेकर के ऊपरी वर्ग तक कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि इनेलो का जो गढ़ ऐलनाबाद है उसमें सेंधमारी करने का काम जेजेपी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली और लिखा ये जाता है कि दानवीर, ये मैंने भी देखा था कि दानवीर मीनू बेनीवाल। तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोच रही थी कि दानवीर को एक ही जगह मिली दान करने के लिए, समस्त हरियाणा में एक ऐलनाबाद ही है दान करने के लिए। तो यहाँ से इनकी जो मंशा है, जो किसी भी कार्य को करने के पीछे आपकी मंशा दर्शाती है, तो यहाँ जो मंशा है। लेकिन आपको ये बता दूं, जो एक सोशल मीडिया पे जो ये प्रचार किया जा रहा है कि सड़कें बनवाने के लिए जो पैसे, आपको ये बता दूं, इन सड़कों की मंजूरी जो है हर सरपंच से पूछ के अभय सिंह जी चौटाला ने ये आवाज़ उठाई। और ये जो जितना पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सेंटर में, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है, तो ये इस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। बल्कि इस चीज़ को आवाज़ उठाने वाले और इस मुद्दे को अंजाम तक ले जाने वाले अभय सिंह जी चौटाला हैं। आप कभी जब जाएं उनसे पूछे, वो तथ्य के हिसाब से उनके पास सबूत हैं इन सब चीज़ों के कि ये सारे काम उन्होंने मंजूर कर रहे हैं। तो लेकिन ये आदत उनकी ये नहीं है कि भाई मैं दानवीर, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जो काम कराई। और दान जो एक स्पेसिफिक जगहों पे वो लोग दे रहे हैं, तो मैं कहूँगी पूरे समस्त हरियाणा में जाएं और जो कोरोना से पीड़ित लोग जो थे और जो कोरोना काल में जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, ये दान अगर तब करते तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। चलिए, शुक्रिया सुनैना जी बातचीत के लिए। तो तमाम मुद्दों पे बातचीत हमारी सुनैना चौटाला जी के साथ हुई और आप इस बातचीत को लेकर के, इन तमाम सवाल जवाब को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे फिर लगातार निरंतर हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आप भी किसी तरह की कोई समस्या से परेशान हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जितने ज़्यादा हो सकते हैं कमेंट भी कीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत जाखड़ के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।